आज हम लोग अर्धनारीश्वर पाठ क्लास 12 के हिंदी चैप्टर 4 का लेखक परिचय पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद इस अर्धनारीश्वर पाठ का हम लोग सारांश देखेंगे, जो हमारे बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। और ये लेखक परिचय से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में। तो आज हम लोग देखते हैं कि अर्धनारीश्वर जो है इसके लेखक के बारे में और इनका सारांश क्या बताया गया है। तो अर्धनारीश्वर का अर्थ क्या होता है? अर्धनारीश्वर मतलब आधा नारी और आधा पुरुष, आधा स्त्री और आधा पुरुष होता है। तो वही यहाँ पे बताया गया है, वही यहाँ पे बोल रहा है कि अर्धनारीश्वर का लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी। कौन है? तो अर्धनारीश्वर के जो रचनाकार है वो है हमारे पास रामधारी सिंह दिनकर जी। इन्हीं के बारे में आज क्या है, हम लोग लेखक परिचय पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि लेखक जो अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, जिसे क्या कहा जाता है? तो राष्ट्र कवि कहा जाता है। वो बोलेगा कि राष्ट्र कवि को किस नाम से जाना जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को किस नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्र कवि के नाम से। लोकनायक के नाम से हम लोग कल पढ़ रहे थे जयप्रकाश नारायण जी का। और आज हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ेंगे कि राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी को। और फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनका जन्म जो हुआ है 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। कब हुआ था जन्म? 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। इसका देहांत, इसका मृत्यु जो हो गया था, इसका मृत्यु हुआ था 24 अप्रैल। कब हुआ था? 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। 23 सितंबर 1908 ईस्वी को जन्म हुआ था और फिर इसका 24 अप्रैल 1974 ईस्वी का इसका निधन हो गया, मृत्यु हो गया था। और बोला है कि इनका जन्म स्थान तो सिमेरिया, बेगूसराय, बिहार के सिमेरिया जिला के बिहार के बेगूसराय जिला के सिमेरिया गांव में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ये जो हमारे पास रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, वो जगह इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार के बेगूसराय के सिमेरिया में। फिर बोला इनका माता पिता का क्या नाम था? तो माता का नाम मनरूप देवी है और पिता का नाम रवि सिंह है। हम लोग आज देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम रामधारी सिंह दिनकर, तो राम से रवि। तो रामधारी सिंह दिनकर के पिता के नाम क्या था? रवि सिंह। और माता के नाम मनरूप देवी। क्या थे? मनरूप देवी थे। और इनके पत्नी के नाम देखिए, और इनकी पत्नी के नाम है श्यामवती देवी। जो रामधारी सिंह दिनकर के पत्नी के नाम है वो क्या है? श्यामवती देवी है। और इनके बारे में हम लोग बहुत शिक्षा के बारे में देखते हैं कि शिक्षा प्रारंभिक कहाँ हुआ था? शिक्षा गांव और उनके आसपास 1928 में मोकामा घाट से रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक, 1932 में पटना कॉलेज से BA ऑनर्स इतिहास से किए थे। कोई भी प्रारंभिक शिक्षा होता है तो वो अपने गांव से ही करता है और आसपास में बोल रहा है मतलब किया था। और 1928 में कहां से? मोकामा घाट से रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक पास किए थे। मैट्रिक पास कहां से किए थे? मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से। और फिर 1932 में पटना कॉलेज से, कौन कॉलेज से? 1932 में पटना कॉलेज से BA पास किए थे। कौन ऑनर्स था? तो ऑनर्स का इतिहास था। जैसे आप लोग भी क्या है कि आप लोग इंटर पढ़ के BA में जाइएगा तो सबका अलग अलग ऑनर्स होता है। तो वो क्या किए थे? BA किए थे, आर्ट्स से किए थे, BA किए थे। वो भी ऑनर्स क्या था? इतिहास। वो कहां से किए थे? पटना कॉलेज से। कब किए थे? तो 1932 ईस्वी में। उसके बाद इसका प्रारंभिक शिक्षा देख लिया और बताते हैं यहाँ पे वृत्ति कि इसके कहां पे काम किए थे। वृत्ति क्या था? प्रधानाध्यापक, HER स्कूल, बरबीघा, सब रजिस्टर, सब डायरेक्टर और जनसंपर्क विभाग एवं बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर रहे। बोलेगा प्रोफेसर ये कहाँ के रहे थे? तो बिहार विश्वविद्यालय के। कहाँ के प्रोफेसर रहे थे? तो बिहार विश्वविद्यालय के। और फिर यहाँ पे बोला कि भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति हिंदी सलाहकार रहे। बोलेगा कि उप कुलपति रामधारी सिंह दिनकर जी कहाँ पे रहे थे? कौन विश्वविद्यालय में? तो भागलपुर विश्वविद्यालय में। या तो बोलेगा कि रामधारी सिंह दिनकर जी भागलपुर विश्वविद्यालय में क्या रह चुके थे? हम लोग क्या बोलेंगे? उप कुलपति रह चुके थे। क्या रह चुके थे? उप कुलपति हिंदी सलाहकार के। और इसके साहित्य अभिरुचि देखते हैं कि इसके साहित्य के क्या क्या थे। तो साहित्य में बोले 1925 में छात्र सहोदर में पहली कविता प्रकाशित हुआ था। बोल देगा कि छात्र
सहोदर इनका प्रकाशित कब हुआ था कविता, तो 1925 ईस्वी में। और देश पटना प्रकाश, बेगूसराय प्रतिमा, कन्नौज में छात्र जीवन में अनेक रचनाएं प्रकाशित की है। और 21 वर्ष के अवस्था में पहली कविता पुस्तक प्रभंग प्रकाशित हुआ। बोल देगा कि प्रभंग कब प्रकाशित हुआ, तो 21 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में, 21 वर्ष की अवस्था में। जब रामधारी सिंह दिनकर जी 21 वर्ष की अवस्था पे, उनकी पहली कविता क्या था, प्रभंग प्रकाशित हुआ था। ये जो प्रभंग कविता है, ये 21 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ था, सबसे पहले इनकी मतलब रचनाएं थी। और इनके काव्य कृति देखते हैं कि कौन कौन है, इनकी काव्य कृति कौन कौन से हैं, तो बोल देगा प्रणभंग, रेणुका और हुंकार, सम्मति, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नीलकुसुम और उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा और कोमलता और कवित्व, हारे को हरिनाम, ये सब किसका है, ये सब रामधारी सिंह दिनकर जी का है। तो हम लोग इस पर याद रखेंगे, हम लोग धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, ऑटोमेटिक क्या होगा, अपने याद होगा। हम लोग याद रखेंगे प्रभंग किसका है, रामधारी सिंह दिनकर जी का, रेणुका भी रामधारी सिंह दिनकर जी का, हुंकार, सम्मति, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नीलकुसुम और यहाँ पे उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा और कोमलता और कवित्व, हारे को हरिनाम इत्यादि, ये सब किनकी रचना है, ये सब रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और फिर इनका देखते हैं कि गद्य कविता कौन कौन सी है, तो मिट्टी की ओर किनका है, तो रामधारी सिंह दिनकर का। अर्धनारीश्वर जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, अर्धनारीश्वर ये भी है रामधारी सिंह दिनकर जी का ही है। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है, हम लोग बोलेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी। और काव्य की भूमिका भी किनका है, वट वृक्ष, शुद्ध कविता की खोज, ये दिनकर की डायरी, ये सब किनका है, रामधारी सिंह दिनकर का ही जी। क्या है, ये सब क्या है, गद्य है, ये सब क्या है, गद्य है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे कि गद्य में कौन कौन आता है, तो हम लोग पढ़ेंगे मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृत की 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, बट पीपल, शुद्ध कविता की खोज और दिनकर की डायरी। ये सब गद्य कृतियां किसकी है, किनके द्वारा रचा गया, हम लोग बोलेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखा गया है। और फिर देखते हैं कि इनको कौन सा पुरस्कार सम्मान मिला था, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे, हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि इनको पुरस्कार एवं सम्मान बोला कि संस्कृत के 4 अध्याय, क्या बोला जा रहा है, संस्कृत के पुरस्कार एवं सम्मान बोला था, संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी, बोलेगा कि संस्कृत के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला, रामधारी सिंह दिनकर को। या तो बोलेगा रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृत के 4 अध्याय पर कौन सा पुरस्कार मिला, तो हम लोग बोलेंगे साहित्य अकादमी। किस तरह हम रखेंगे, 100 से संस्कृत तो 100 से साहित्य अकादमी। तो संस्कृत के 4 अध्याय पे लेखक को किस पुरस्कार मिला था, लेखक को क्या पुरस्कार मिला था, तो साहित्य अकादमी। और उर्वशी पर क्या मिला था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। उर्वशी पर क्या मिला था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो बोल देगा कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो उर्वशी पर मिला है, किस कवि को मिला है, तो लोग बोलेंगे रामधारी सिंह दिनकर को। तो उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। संस्कृत के 4 अध्याय पर मिला था साहित्य अकादमी, और उर्वशी पर मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये किनको मिला था, रामधारी सिंह दिनकर को सम्मान पुरस्कृत किया गया था। और दिनकर क्या थे, छायावादी उत्तर युग के प्रमुख कवि थे। बोल देगा दिनकर जी किस युग के कवि थे, तो छायावादी उत्तर के, छायावादी उत्तर के क्या थे, प्रमुख कवि थे। ये इतना क्या था, ये इतना लेखक का परिचय था। और हम लोग अब चलते हैं कि इसका सारांश में क्या है। इसका सारांश 5 नंबर का पूछता है, तो आप लोग बने रहिए और उसी में देखिए कि सारांश क्या है। और यहाँ से बहुत ऑब्जेक्टिव आता है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसका सारांश। अर्धनारीश्वर के सारांश में बोला जा रहा है कि प्रस्तुत निबंध अर्धनारीश्वर की रचना राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने की। ऐसा माना जाता है कि अर्धनारीश्वर भारत का मिथकी प्रतीक है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि ये जो निबंध है, बोल देगा अर्धनारीश्वर क्या है, तो अर्धनारीश्वर निबंध है। क्या है, अर्धनारीश्वर क्या है, निबंध है। जो बोला अर्धनारीश्वर की रचना राष्ट्र कवि, बोल देगा राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है, तो रामधारी सिंह दिनकर को। किसे जाना जाता है, तो
रामधारी सिंह दिनकर जी को। तो भाई यहाँ पे बोला जा रहा है कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने ऐसा माना जाता है कि अर्धनारीश्वर भारत का मैथिकी प्रतीक है, मैथिकी प्रतीक है, जिसमें दिनकर जी ने अपना कल्पित व्यक्त किया है, अपना कल्पित व्यक्त किया है। और मूलतः अर्धनारीश्वर भगवान शंकर और पार्वती का क्या है, कल्पित रूप है। बोल देगा कि अर्धनारीश्वर में किसका कल्पित रूप है, अर्धनारीश्वर में किसका कल्पित रूप है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, शंकर और पार्वती का। किसका, शंकर और पार्वती का। क्योंकि हम लोग जो पढ़े थे, फोटो देखते हैं कि आधा शंकर भगवान का शरीर होता है, आधा पार्वती का शरीर होता है, तो उसी के रूप में लिखा गया अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर। तो बोलेगा अर्धनारीश्वर किनका मतलब कल्पित रूप है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, शंकर और पार्वती का, शंकर और पार्वती का। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है। अर्धनारीश्वर का क्या होता है कि आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का। अर्धनारीश्वर इस बात का प्रतीक है कि स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं है। अर्धनारीश्वर लिखने का अर्थ यह है कि स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं है। मतलब गाड़ी का दो पहिया है, यदि एक पहिया खराब हो जाए तो गाड़ी की चलना मुश्किल हो जाता है। उसी प्रकार अपने परिवार चलाने के लिए जिस प्रकार जितना जरूरी पुरुष का होता है उतना जरूरी स्त्री का ही होता है। तो भाई यहाँ पे बोला गया अर्धनारीश्वर में क्या बोला गया है कि स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं है, तथा एक गुण दूसरे का दोष नहीं हो सकता, एक गुण दूसरा का दोष नहीं हो सकता है। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि अर्थात अगर पुरुषों नारियों का गुण आ जाए, पुरुषों में क्या आ जाए, नारी का गुण आ जाए, तो उसकी मर्यादा कम ही होगी, बल्कि उनके गुण में अभिवृद्धि होगी। बोल रहा है कि यदि पुरुष में नारी का गुण आ जाए तो उसका गुण क्या होगा, कम नहीं होगा, बल्कि उनके गुण में अभिवृद्धि होगी। लेकिन बोल रहा है कि कृषि के विकास के बाद नारी का पराधीनता आरंभ हो गई। जब से कृषि होना स्टार्ट हुआ, जब से किसान खेती करने लगे थे, तब नारी की पराधीनता दूर होते गया, पुरुष से क्या है, दूरी बढ़ते गया, पुरुष से दूरी बढ़ते गए। कब, तो कृषि प्रधानता मतलब कृषि का होने लगा तो नारी की प्रधानता क्या है, दूर होने लगा। तो बोलेगा नारी की प्रधानता कब से दूर होने लगा, तो कृषि कार्य जब होने लगा था। कब होने लगा था, कृषि कार्य होने लगा था। और फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे बोला है कि बाद नारी की प्रधानता आरंभ हो गई और जिंदगी दो भागों में बट गई। जिंदगी कितने भागों में बट गई, दो भागों में। नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगे। और जब से कृषि का होने लगा तब से क्या है कि नारी घर में रहने लगे और पुरुष जो है बाहर रहने लगे। घर का काम नारी का और पुरुष का काम बाहर का होने लगा। और दोनों अपने कर्तव्य से विचलित हो गए और दोनों अपने अपने कार्य में बिजी रह गए। और नर कर्कश और कठोर हो गए। नर क्या है, कर्कश और कठोर हो गए। बाहर वाला काम करते करते वे कर्कश और क्या हो गए थे, कठोर हो गए थे। लेकिन बोला जा रहा है कि युद्धों में रक्त बहाते समय उसे इस बात का ध्यान ही नहीं है कि रक्त के पीछे जिनकी सिंदूर बह रहा है उनका क्या होगा। लेकिन जब लड़ाई लड़ने लगते हैं, जब दोनों के बीच में युद्ध होता है, तो पुरुष क्या है, ये नहीं सोचता है कि हमारा खून बहेगा, रक्त बहेगा, तो उसके पीछे रक्त बहाने वाली स्त्री के क्या हाल होगा, जो हमारे पत्नी है उसका क्या हाल होगा। तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि उसे इस बात का ध्यान ही नहीं है, उसे इस बात का ध्यान ही नहीं है कि रक्त के पीछे जिनका सिंदूर भरा है उनका क्या होगा। और ना ही उन सिंदूर वालियों को ही फिक्र है और ना ही वो स्त्री को फिक्र है। और दिनकर जी कहते हैं कि अगर कौरवों की सभा में संधि वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच ना होकर कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो शायद आज महाभारत नहीं होता। बोल रहा है क्या कि पुरुष युद्ध करने से डरता नहीं है और वो लड़ाई लड़ने से भी कभी नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है कि जो खून बहेगा उसके पीछे क्या हाल होगा, हमारे परिवार का क्या हाल होगा, ये कुछ नहीं सोचता है। तो वही बोल रहे हैं क्या जो महाभारत हुआ है तो किनके कारण हुआ है, तो कृष्ण और दुर्योधन के बीच में, कृष्ण और दुर्योधन के कारण हुआ। यदि बोला कि दोनों कृष्ण और दुर्योधन के बीच बातचीत नहीं हुआ होता, उसके अलावा किनके बीच, कुंती और गांधारी के बीच हुआ होती, कुंती और गांधारी के बीच हुआ होता तो वो क्या है, आज महाभारत नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये दोनों कृष्ण और दुर्योधन पुरुष थे जिनके कारण इसको
लड़ने से पहले ये नहीं सोचा कि खून बहेगा तो वो खून वाली सिंदूर वाली को क्या हाल होगा। तो वही बोल रहा है कि कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो शायद आज महाभारत नहीं होता। जो महाभारत हुआ है आज वो क्या है, नहीं होता। ऐसा कौन कह रहे हैं, ऐसा हमारे कवि कह रहे हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर ने इस निबंध में स्त्रियों के सम्मान को बढ़ाने पर बल दिया कि ये जो निबंध लिखा गया है इसमें क्या है, स्त्रियों के सम्मान को बढ़ाने पर बल दिया। और उन्होंने गांधी जी और मार्क्स के विचारों का वकालत की। बोल देगा कि रामधारी सिंह दिनकर किनके वकालत की थी, तो गांधी और मार्क्स के। गांधी और मार्क्स के क्या किए थे, मतलब उनके विचारों को वकालत किए थे, जिन्होंने नारी जाति के सम्मान के बात कही है। मतलब जिसमें नारी के सम्मान के बात हमेशा करने को मतलब बताया गया। उन्होंने गांधी जी को पोती द्वारा लिखी हुई पुस्तक बाबू मेरी माँ की भी चर्चा की है कि जो गांधी जी द्वारा क्या लिखा गया था, पोती द्वारा लिखी गई पुस्तक जो था, पोती द्वारा लिखी गई जो पुस्तक था बापू मेरी माँ के भी क्या किए थे, चर्चा किए थे। कौन किए थे, रामधारी सिंह दिनकर जी। जिसमें पुरुषों में उपस्थित नारियों के गुण को क्या किए थे, गुण को जैसे दया क्षमा इत्यादि को बताया गया है कि पुरुषों में उपस्थित नारियों के गुण को, जैसे नारी क्या आता है कि दया क्षमा इत्यादि कर देते हैं, उसके प्रकार उस गुणों को भी क्या किए हैं, बताएं। और अंततः हम कह सकते हैं कि यह दिनकर जी एक बेहतरीन रचना है। दिनकर जी का क्या ये बेहतरीन रचना है कि नारियों को क्या है, सम्मान देने की हमेशा बात करें। तो ये जो आज हम लोग क्या है इतना सारांश पढ़े, सिर्फ सारांश, लेखक का परिचय छोड़कर अभी जो हम लोग सारांश पढ़े हैं तो उसको 5 नंबर में पूछा जाता है बिहार मतलब बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग एक बार 2 बार इसको पढ़िए और लिखने की कोशिश कीजिए अपने आप से, ताकि क्या है 5 नंबर से 5 नंबर आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाए। और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो पार्ट 2 में, इसका सब्जेक्टिव लेकर आएंगे। और आप लोगों को यदि अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।